नमस्कार, मैं एल.के. सिद्धार्थ आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं द एम्पावर कोचिंग क्लासेस में। फ्रेंड्स, हमारी पॉलिटी की क्लास चल रही है। पॉलिटी की क्लास में भारत का संवैधानिक विकास हमारा पहला चैप्टर जो है उसके बारे में हम देख रहे हैं। हमने इसके पहले पढ़ा कि भारत परिषद अधिनियम 1919 के बारे में, और उसके बाद हमने देखा कि हमने बताया था आपको कि भारत सरकार अधिनियम 1935 हमको पढ़ना है, और कारण क्या था ये हमने बताया। किस तरीके से भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित हुआ था, इसके बारे में हमने चर्चा किया था। आज हम क्या-क्या प्रावधान थे 1935 के अधिनियम में, उसके बारे में हम आज देखेंगे। ठीक है, कि 1935 में क्या-क्या प्रावधान थे, कौन-कौन से प्रावधान थे, इसके बारे में हमें देखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 1935 भारतीय इतिहास में ये, या भारत के संवैधानिक इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम कह सकते हैं, सबसे बड़ा अधिनियम कह सकते हैं 1935 के अधिनियम में। इसमें कौन-कौन से प्रावधान हुए थे, आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले जो है, ठीक है, सबसे पहले पहला प्रावधान ये था, अखिल भारतीय संघ की स्थापना। संघ की स्थापना, ठीक है। अखिल भारतीय संघ की स्थापना इस अधिनियम की सबसे पहली विशेषता थी। इसके तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना में क्या क्या मिलकर बनने वाला था? अखिल भारतीय 11 ब्रिटिश प्रांत, ठीक है। कौन कौन से? ठीक है, 11 ब्रिटिश प्रांत और 6 कमिश्नरी क्षेत्र, ठीक है, 6 कमिश्नरी क्षेत्र। उसके बाद देसी रियासत, भारतीय देसी रियासत, ठीक। भारतीय देसी रियासत अखिल भारतीय संघ की स्थापना में अगर करने में 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 कमिश्नरी क्षेत्र, बाकी जो देसी रियासत थे, इन सब से मिलकर बनने वाला था भारतीय संघ, ठीक है। इसमें जो है 11 ब्रिटिश प्रांत जो है, इसमें मिलना इनका अनिवार्य था, लेकिन हुआ ये कि इसमें देसी रियासत शामिल नहीं होती है। 11 अखिल भारतीय संघ की स्थापना में 11 ब्रिटिश प्रांत जो थे ये भी थे, लेकिन देसी रियासत संघ में शामिल नहीं हुई। लेकिन फिर भी यह अखिल भारतीय संघ की स्थापना जो है नहीं हो पाई, लेकिन प्रांतों में जो है स्वायत्तता स्थापित होता है, ठीक है। प्रांतों में स्वायत्तता स्थापित होता है कब? 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1937 में 1 अप्रैल 1937 में प्रांतों में स्वायत्तता स्थापित होता है, ठीक है। प्रांतीय स्वायत्तता लागू कर दिया जाता है प्रांतों में। 1 अप्रैल 1937 को प्रांतीय स्वायत्तता, ठीक है, स्वायत्तता लागू कर दिया जाता है, ठीक है।
पहला प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ये किया गया। ठीक है, हमने बताया कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई, 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 कमिश्नरी क्षेत्र, देसी रियासत शामिल होकर बनने वाला था, लेकिन देसी रियासत इसमें शामिल नहीं हुई। फिर भी ये जो है प्रांतीय स्वायत्तता लागू किया गया। ठीक है, प्रांतीय स्वायत्तता लागू किया गया 1 अप्रैल 1937 को। उसके बाद अगली पॉइंट ये है कि केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। ठीक है, क्या था कि प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। ठीक, द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया और उसके बाद केंद्र में लागू कर दिया गया। ठीक है, केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया जाता है, प्रांतों में समाप्त करके केंद्र में लागू किया जाता है। ठीक है, इसकी एक विशेषता ये रही। उसके बाद अगली थोड़ा से हम प्रांतीय स्वायत्तता जब लागू होता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, अगली जो है प्रांतीय स्वायत्तता। ठीक, प्रांतीय स्वायत्तता लागू कर दी जाती है अगली पॉइंट में। ठीक है, इसमें जो होता है कि प्रांतों में स्वायत्त शासन लागू किया जाता है, प्रांतों को स्वायत्तता का शासन दिया जाता है या प्रांतों में स्वायत्त शासन लागू कर की स्थापना की जाती है, यह इसकी मूल विशेषता है। ठीक है, इसकी प्रमुख विशेषता भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषता थी। ठीक है, प्रमुख विशेषता। ठीक है, प्रमुख विशेषता ये भारत शासन अधिनियम की प्रांतीय स्वायत्तता लागू करना, ये इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता थी। इसमें क्या किया गया? इसमें किया गया ये कि प्रांतीय विषयों पर विधि बनाने का अधिकार अब प्रांतों को दे दिया गया। ठीक है, जैसे हर पहले केंद्र का नियंत्रण होता था, तो इसमें क्या हुआ कि प्रांतों को विधि निर्माण की स्वायत्तता दी गई। ठीक है, प्रांतीय स्वायत्तता दी गई। अब जो है प्रांत के गवर्नर हुआ करते थे, अब वो कोई विधि का निर्माण कर सकते थे। अब केंद्र का नियंत्रण समाप्त कर दिया गया। अब जैसे भारत का वायसराय हुआ करता था कि ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि के रूप में काम करता था, उसी तरीके से अब गवर्नर जनरल जो प्रांत के हुआ करते थे, अब वो भी ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते थे, ना कि गवर्नर जनरल के अधीन काम करते थे। ठीक है, प्रांतों के गवर्नर ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते थे। अब गवर्नर जनरल वायसराय का या गवर्नर जनरल का नियंत्रण जो था, अब उसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद संघीय न्यायालय की स्थापना होती है। ठीक, अगली पॉइंट जो है संघीय न्यायालय। ठीक, संघीय न्यायालय की स्थापना। ठीक है, संघीय न्यायालय की स्थापना होती है 1 अक्टूबर 1937 को। ठीक, 1 अक्टूबर 1937 को कब लागू होती है? 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर
1 अक्टूबर 1937 को एक संघीय न्यायालय की स्थापना होती है। कहाँ पे? दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में इसकी स्थापना होती है 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय की स्थापना होती है। इसके विरुद्ध इंग्लैंड में एक प्रीवी काउंसिल, इसके विरुद्ध अपील करने के लिए इंग्लैंड में प्रीवी काउंसिल की स्थापना होती है। यदि अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई केस चल रहा है, अगर ऐसा लगता है कि अगर गलत तरीके से अपना फैसला सुनाया गया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसके खिलाफ इंग्लैंड में एक प्रीवी काउंसिल की स्थापना की गई थी इसके विरुद्ध अपील करने के लिए। ठीक है, उसके बाद इसमें जो है एक मुख्य न्यायाधीश, ठीक, एक मुख्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश एवं 6 अन्य, ठीक है, 6 अन्य न्यायाधीश, 6 अन्य न्यायाधीश होते थे। ठीक, एक मुख्य न्यायाधीश तथा 6 अन्य न्यायाधीश। और मुख्य न्यायाधीश प्रथम संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेयर थे। ठीक है, मॉरिस ग्वेयर थे। ठीक है, सर मॉरिस ग्वेयर थे प्रथम मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो इस तरीके से 1937 में 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय की स्थापना होती है। ठीक है, उसके बाद अगली पॉइंट है कि केंद्र और प्रांतों के बीच में शक्तियों का विभाजन होता है। शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में होता है। एक संघीय सूची, ठीक है, जिसमें कुल 59 विषय हुआ करते थे। दूसरा प्रांतीय सूची, जिसे राज्य सूची भी कहते थे, उसमें 54 विषय हुआ करते थे। और समवर्ती सूची में 36 विषय हुआ करते थे। ठीक है, तो प्रांतों और केंद्र के बीच में शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। ठीक, हमने देखा कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई और उसके बाद प्रांतीय संघीय न्यायालय की स्थापना, प्रांतों में स्वतंत्रता लागू, द्वैध शासन की समाप्ति प्रांतों में, ठीक है, और केंद्र में लागू किया गया। 1935 का ही भारत शासन अधिनियम जो था, भारतीय संविधान पर काफी प्रभाव इसका पड़ा था। ठीक है, शक्तियों का विभाजन, अगली पॉइंट हमारी है शक्तियों का विभाजन। ठीक, शक्तियों का विभाजन, इसको 3 सूचियों में बांटा गया, हमने अभी बताया था। ठीक है, 3 सूचियां या 3 सूचियों में। प्रथम सूची संघ सूची, ठीक, संघ सूची, इसमें जो है कुल 59 विषय थी। ठीक, 59 विषय। उसके बाद प्रांतीय सूची, दूसरा प्रांतीय सूची, इसमें कुल 54 विषय। ठीक, 54 विषय। उसके बाद समवर्ती सूची,
समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, इसमें कुल 36 विषय। ठीक, कुल अब जो है केंद्र का नियंत्रण, हमने बताया था कि अब केंद्र का नियंत्रण समाप्त हो गया और शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। संघ सूची पे केंद्र अपना शासन कानून बना सकती थी और प्रांतीय सूची यानी कि राज्य सूची में केंद्र और प्रांत दोनों कानून बना सकते, सॉरी, इस पे प्रांत के गवर्नर कानून बना सकते थे और समवर्ती सूची पे प्रांत और केंद्र दोनों विषय पे, मतलब दोनों सदन जो है, दोनों लोग कानून बना सकते थे। ठीक है, हमने विषय में सूची में शक्तियों का बंटवारा देखा, कितने विषय किसमें थे इसमें हमने देखा। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी गवर्नर जनरल को कुछ विशेष अधिकार दिया गया था कि जैसे आपातकालीन स्थिति में वो अध्यादेश जारी कर सकता था। ये भी अभी स्थिति गवर्नर जनरल के पास है, ये शक्तियां बरकरार थी। ठीक, उसके बाद सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया। हमने 1919 में देखा था कि शक्तियों पहले 1909 में देखा था हमने कि मुस्लिम सांप्रदायिक आधार पर उनको प्रतिनिधित्व दिया गया था, लेकिन 1919 में फिर सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। उसमें मुस्लिम के साथ साथ ईसाई, सिख और आंग्ल भारतीयों को दिया गया था, लेकिन अब इसमें जो है हरिजन को जोड़ दिया गया था। सांप्रदायिक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली निर्वाचन प्रणाली का विस्तार। ठीक, विस्तार। इसमें क्या है कि चलिए इसको हम बता दें कि मुस्लिम तो पहले ही थे, शुरुआत वहीं से हुआ था। उसके अलावा सिख, ठीक है, सिख शामिल हुए थे, फिर ईसाई, ठीक, ईसाई, फिर आंग्ल भारतीय हुए थे, आंग्ल भारतीय, फिर यूरोपीय, ठीक। उसके बाद इस अधिनियम के तहत इसमें हरिजन को भी जोड़ा गया। ठीक, ठीक, हरिजन को भी जोड़ा गया। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। ठीक है, तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में किसे किसे जोड़ा गया तो हमने बताया। उसके बाद अगली पॉइंट यह है कि इसमें जो इसके तहत जो है भारत परिषद का अंत कर दिया गया। ठीक है, भारत परिषद जो गवर्नर, फिर भारत सचिव का परिषद हुआ था, फिर गवर्नर जनरल की परिषद जिसमें 3 सदस्य, 4 सदस्य, फिर 5 सदस्य हुए, फिर 6 सदस्य मिला के गवर्नर जनरल को हुए, वे भारत परिषद का अंत कर दिया गया। ठीक है, भारत परिषद का अंत। ठीक है, अब जो है इसके जगह द्विसदनात्मक प्रणाली की व्यवस्था की गई। ठीक, द्विसदनात्मक प्रणाली, द्विसदनात्मक प्रणाली लागू किया गया 1935 के अधिनियम के तहत। ठीक, द्विसदनात्मक प्रणाली का मतलब कि द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना की गई। पहला था विधान परिषद। ठीक, विधान परिषद जो आज राज्यों में चल रही है, जिसे उच्च सदन कहा जाता था। ठीक, उच्च सदन। और दूसरा विधानसभा, विधानसभा जिसे निम्न सदन,
निम्न सदन। उच्च सदन यानी कि विधान परिषद जो था ये अस्थाई सदन था, ठीक है, अस्थाई सदन, इसे भंग नहीं किया जा सकता था। लेकिन विधानसभा अस्थाई सदन था। उसके बाद 1935 में 1935 के अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, ठीक है। 1935 में बर्मा का क्षेत्र जो था सिंध और सिंध वाला क्षेत्र हुआ करता था बर्मा, और उड़ीसा वाला क्षेत्र, इस अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, ठीक है। अलग कर दिया गया और दो नए प्रांतों का निर्माण किया गया, ठीक। पहला सिंध और उड़ीसा, दो प्रांतों का निर्माण किया गया, ठीक। किस अधिनियम के तहत? 1935 के अधिनियम के तहत। और उसके बाद ये सब के अलावा ये 1935 के अधिनियम के तहत इतने सब प्रावधान हुए थे, प्रावधान इसमें थे, लेकिन यहाँ जो है प्रांतीय स्वायत्तता लागू किया गया, ठीक। जितने भी प्रांतीय स्वायत्तता लागू किया गया और प्रांतों को अधिकार दिया गया कि आप कानून बना सकते हैं, विभाजन किया गया शक्तियों का, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया, संघीय न्यायपालिका की व्यवस्था की गई, लेकिन इन सब के बावजूद भी इसमें अनेक दोष थे। नाम के लिए नाम के लिए प्रांतीय स्वायत्तता थी, लेकिन कहीं भी भारतीयों को स्वतंत्र अधिकार नहीं था, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में, कि वो जरा से भी काम अपने मनमर्जी से कर सकते थे। लेकिन इसी कारण से इस व्यवस्था का विरोध हुआ, चाहे वो कांग्रेस हो, मुस्लिम लीग हो, देसी रियासत के देसी राजा हो, सब लोगों ने इस व्यवस्था का विरोध किया। इसी के संबंध में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का एक कथन है कि यह जो है यह सरकार अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है, ठीक है, अनेक ब्रेकों वाली, या ठीक। इतने प्रावधान थे इसमें, इसी प्रावधान इतने सब व्यवस्था होने के बावजूद भी मतलब कि इसका विरोध होता है। तो इसी के संबंध में पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा यह अनेक अनेक ब्रेकों वाली अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है, ठीक है। ऐसे शब्दों में इस अधिनियम की आलोचना किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, ठीक है। और इसी के संबंध में इसका भी विरोध मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका भी विरोध किया। उनका कथन था, उन्होंने कहा कि यह पूर्णतः सड़ा और मूल रूप से गलत है, ठीक है, सॉरी बुरा है, मूल रूप से बुरा है और पूर्णतः सड़ा है। इस अधिनियम के बारे में इन्होंने कहा, ठीक है। किसने कहा? जिन्ना ने कहा कि यह पूर्णतः सड़ा है और मूल रूप से बुरा है। ये जिन्ना का कथन है, ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। उसके बाद इस अधिनियम के अधीन 1935, ठीक है, 1935 के अधीन 11 प्रांतों में प्रांतीय विधानमंडल का चुनाव होता है, ठीक है। प्रांतीय विधानमंडल का चुनाव होता है 11 प्रांतों में। इन सब प्रावधानों का विरोध करने के बाद ब्रिटिश सरकार ने
चुनाव करवाती है? इसी अधिनियम के तहत, ठीक है, इसी अधिनियम के तहत 11 प्रांतों में 11 प्रांतों में विधानमंडल का चुनाव होता है। ठीक, 11 प्रांतों में विधानमंडल का चुनाव होता है जिसमें कांग्रेस को भारी सफलता मिलती है। ठीक है, कांग्रेस को भारी सफलता मिलती है। कांग्रेस को कांग्रेस को कांग्रेस जो है 8 प्रांतों में 8 प्रांतों में अकेले सरकार बनाती है। ठीक है, सरकार बनाती है। ठीक, अकेले सरकार बनाती है। कौन कौन से प्रांत थे? मद्रास, मद्रास, बिहार, उड़ीसा, उड़ीसा, मध्य प्रांत, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत। ठीक है, 1 2 3 4 5, मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत। उसके बाद बंबई, ठीक, 1 2 3 4 5 6। ठीक, बंबई, सॉरी, 6 प्रांतों में ही सरकार अपना बनाती है। 1 2 3 4 5 6। ठीक, 6 प्रांतों में वे अकेले सरकार बनाती है। ठीक है, कांग्रेस इन 6 प्रांतों में। उसके बाद 3 प्रांतों में वे मिली-जुली सरकार का भी सरकार बनाती है। 3 प्रांत कौन कौन से थे? 3 प्रांत थे पश्चिमोत्तर ठीक है, 3 प्रांत, 3 प्रांतों में मिली-जुली मिली-जुली सरकार बनाती है। ठीक है, कांग्रेस 3 प्रांतों में। उसके अलावा इसमें जो है 3 प्रांत जो थे, पश्चिमोत्तर प्रांत, पश्चिमोत्तर प्रांत, ठीक, उसके बाद असम, असम और पश्चिमोत्तर प्रांत, असम और सिंध। ठीक, इन 3 प्रांतों में मिली-जुली सरकार बनाती है। 8, यानी कि आप कह सकते हैं कि यहाँ 6 प्रांत और यहाँ 3 प्रांतों में उसके सरकार थे। यहाँ पूर्ण बहुमत से थी, यहाँ मिली-जुली सरकारों का सरकार बनाई थी। ठीक है, उसके बाद पंजाब में 11 प्रांतों में चुनाव हुआ था। तो पंजाब में जो था यूनियनिस्ट, पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार। ठीक, और ये पंजाब में थी। उसके बाद बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी
कृषक प्रजा पार्टी की सरकार। ठीक, यहां इन दोनों सरकारों का, दोनों पार्टियों की सरकार थी। किसकी? पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी और बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बनती है। लेकिन 1937 में संयुक्त प्रांत के चुनाव होते हैं। ठीक है, 1937 में संयुक्त प्रांत के चुनाव होते हैं 228 सीटों पर। ठीक, 228 सीटों पर चुनाव होता है, जिसमें से 134 सीटें कांग्रेस के हाथों में आती है। और संयुक्त प्रांत यानी कि उत्तर प्रदेश में, ठीक है, संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत, ठीक, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक, संयुक्त प्रांत यानी कि उत्तर प्रदेश में 228 सीटों पर चुनाव होता है और कांग्रेस को इसमें भारी सफलता मिलती है। ठीक है, 134 सीटों पर सीट कांग्रेस को मिलते हैं। ठीक, कांग्रेस को मिली कितनी सीटें? 134 सीटें कांग्रेस को मिलती है। ये संयुक्त प्रांत के जब चुनाव होते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश के। इसमें जो है पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। किसे मुख्यमंत्री बनाया जाता है? गोविंद बल्लभ पंत को। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत को। और वित्त मंत्री और न्याय मंत्री के.एन. काटजू को बनाया जाता है। मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को। ठीक, और वित्त मंत्री और न्याय मंत्री के.एन. काटजू को। ठीक, के.एन. काटजू को वित्त मंत्री और न्याय मंत्री दोनों का पद दिया जाता है। ठीक, उसके बाद सॉरी, यहां वित्त मंत्री नहीं, विधि मंत्री होगा। विधि मंत्री, ठीक है, विधि मंत्री और न्याय मंत्री के.एन. काटजू को दिया जाता है। लेकिन जो वित्त मंत्रालय था, वित्त मंत्री रफी अहमद किदवई को, किदवई को दिया जाता है। ठीक है, यह हुआ जब इस भारत शासन अधिनियम 1935 का विरोध हुआ, तो इसमें जो है इसी के अधीन 11 प्रांतों में विधानमंडल का चुनाव होता है, जिसमें 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनाती है, 6 प्रांतों में मिलीजुली सरकार बनाती, अपना बहुमत की सरकार बनाती है और 3 प्रांतों में मिलीजुली सरकार बनाती है। और इसके पहले मुख्यमंत्री जो हैं गोविंद बल्लभ पंत हुए और विधि मंत्री और न्याय मंत्री के.एन. काटजू को दिया जाता है और वित्त मंत्रालय जो है रफी अहमद किदवई को दिया जाता है। ठीक है, लेकिन 28 माह बाद कांग्रेस ने
कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्याग पत्र दे देती है। ठीक है, क्या करती है? त्याग पत्र दे देती है सामूहिक रूप से कांग्रेस मंत्रिमंडल ने। ठीक है, हमने क्या कहा? कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से 28 माह बाद जब कांग्रेस अपना सरकार बनाती है तो 8 प्रांतों में सामूहिक रूप से जो मंत्रिमंडल होता था वो त्याग पत्र दे। कारण 2 कारणों से देती है। पहला कारण ये था कि ब्रिटिश सरकार जो थी बिना कांग्रेस के सहमति से द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करती है। ठीक है, 2 कारण। पहला कि कांग्रेस की बिना सहमति के द्वितीय विश्व युद्ध में, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करना। ठीक, द्वितीय विश्व युद्ध में बिना कांग्रेस की सहमति के शामिल करना। और दूसरा कारण यह था कि भारत की स्वतंत्रता, ठीक है, युद्धोपरांत भारत की स्वतंत्रता की यहां उपेक्षा की गई थी। ठीक है, दूसरा कारण यह था कि भारत की स्वतंत्रता युद्धोपरांत भारत की स्वतंत्रता की उपेक्षा की गई थी। ठीक है, उपेक्षा की गई थी। इन 2 कारणों से कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, कब दिया था? 28 माह बाद, यानी कि 1939 में। ठीक, 1939 में दिया था। ठीक, 1939 में सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया था कांग्रेस मंत्रिमंडल ने। ठीक, उसके बाद जब कांग्रेस मंत्रिमंडल यानी कांग्रेस ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था इसे। ठीक है, 22 दिसंबर 1939 को। ठीक है, बाईस दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। ठीक है, इसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। और इसमें जो है बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने इनका साथ दिया था। ये क्वेश्चन पूछता है कि अगर 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस मनाया तो किसने इनका साथ दिया था? तो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने इनका साथ दिया था। ठीक है, कब? 22 दिसंबर 1939 को। उसके बाद कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र दिए जाने के कारण देश में संवैधानिक संकट उत्पन्न होने लगा। ठीक है, कांग्रेस जब त्यागपत्र दिया तो संवैधानिक संकट उत्पन्न होने लगा। तो इसमें जो है ब्रिटिश सरकार ने वायसराय लिनलिथगो के मध्य या उनके तहत, ठीक है, लिनलिथगो के मध्य, ठीक, के मध्य
ये क्या थे? वायसराय उस समय थे। वायसराय के मध्य 8 अगस्त 1940 को, ठीक, 1940 को एक प्रस्ताव भेजा, ठीक है, प्रस्ताव रखा किसके माध्यम से? लिनलिथगो के माध्यम से। वायसराय लिनलिथगो के माध्यम से 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव रखा। इसमें कहा गया कि युद्धोपरांत इसमें कहा गया कि युद्धोपरांत भारत को औपनिवेशिक दर्जा दिया जाएगा, ठीक है। क्या कहा? इसमें कहा गया कि औपनिवेशिक दर्जा दिया जाएगा और भारतीयों को संविधान बनाना उनका अधिकार है, ठीक है। तो इसमें क्या बातें कही गई? भारतीयों को संविधान बनाना भारतीयों का उनका अधिकार है, उनका अधिकार है, और युद्धोपरांत भारत को औपनिवेशिक दर्जा प्राप्त होगा, ठीक है। युद्धोपरांत औपनिवेशिक दर्जा दिया जाएगा, ठीक है। ये बातें कब की गई? 1940 में अगस्त प्रस्ताव में ये बातें कही गई, ठीक है। लेकिन ऐसी प्रस्ताव जब अगस्त प्रस्ताव के तहत ऐसा रखा गया तो भी भारतीय इससे असंतुष्ट थे और मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने दोनों ने मिलकर इस प्रस्ताव का विरोध किया और इसी के तहत 1940 में 1940 में कांग्रेस ने अपने आप को युद्ध से अलग साबित करने के लिए इसमें जो है द्वितीय विश्व युद्ध से भारत अपने आप को अलग रखने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह चालू करता है, ठीक है। युद्ध से साबित करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करता है, ठीक है, आरंभ करता है। और इस विचारधारा के पोषक कौन थे? गांधी जी थे, ठीक है। गांधी जी ठीक है, इस विचारधारा के पोषक गांधी जी थे। और प्रथम सत्याग्रही, ठीक, प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, ठीक। प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। और दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू, ठीक। दूसरे सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। और ये सत्याग्रह जो 1940 में चला था, ठीक है, आरंभ हुआ था, ये 1940 में पवनार आश्रम से शुरू हुआ था। कहां से? पवनार आश्रम महाराष्ट्र, ठीक। पवनार आश्रम महाराष्ट्र से ये चालू हुआ था और इसे दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है, ठीक। दिल्ली चलो आंदोलन भी
कहा जाता है? ठीक, दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है 1940 के। ये शुरुआत कहाँ से हुआ था? पवनार आश्रम महाराष्ट्र से शुरू किया गया था। ठीक है, इस विचारधारा के पोषक गांधी जी थे, पहले सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 1935 का अधिनियम देखा, ये भी असफल ही रहा। इसमें जितने भी प्रावधान थे इसका भी विरोध हुआ, लेकिन भारतीय संविधान पर इसका प्रभाव काफी हद तक पड़ा। ठीक है, काफी चीजें 1935 के अंतर्गत जो थी वे सभी भारतीय संविधान में लाया गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पढ़ा। अगला जो हमारा टॉपिक होगा क्रिप्स मिशन। अगस्त प्रस्ताव भी असफल रहा भारतीयों को शांत करने में। ठीक है, तो अगला प्रस्ताव आता है क्रिप्स मिशन। अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में क्रिप्स मिशन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।